नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव जी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि योगेंद्र यादव जी की वजह से कारगिल वॉर जो हम जीते वो योगेंद्र यादव जी की बदौलत ही जीते, क्योंकि इनको कारगिल का हीरो भी कहा जाता है, कारगिल वॉर का हीरो कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि टाइगर हिल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी हमारे लिए, और इन्हीं के पराक्रम, इन्हीं के साहस, इन्हीं के करेज और देशभक्ति की भावना की बदौलत हमने ना सिर्फ टाइगर हिल पर वापस से कंट्रोल पाया बल्कि कारगिल वॉर को जीता भी। तो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, जानेंगे कि न्यू इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो बात करते हैं तो वो उन स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनके क्या विचार हैं, और यंग इंडिया जो यूथ है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, और फाइनली जो टाइगर हिल की जो कहानी थी वो क्या थी, उनसे जानेंगे। जय हिंद योगेंद्र जी। इंडियन आर्मी, कहते हैं कि इंडियन आर्मी का मतलब ही डिसिप्लिन है, और कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, मतलब अगर आप एक बार सिपाही बन गए तो आप सिपाही बन गए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है ये? क्योंकि वो सिपाही ऐसे नहीं बनता ना, उसके लिए बड़े संघर्ष, जो 9 महीने की ट्रेनिंग, फिर उसका जो बहुत बड़ा एक लाइफ का अपनी यूनिट के साथ वो बिताता है, वो जो काम करता है अपने साथियों से सीखता है, उससे वो सिपाही बन जाता है। उसमें रक्षात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं, भाव आ जाते हैं, भावनाएं आ जाती हैं, और वो फिर हमेशा के लिए वो सिपाही बन जाता है। मतलब आर्मी का जो सिपाही है पहले तो बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग से गुजरा होता है, उसके बाद उनका जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। तो आपका भी मॉर्निंग रूटीन मतलब किस तरह से रहता है? हाँ, बिल्कुल है। फौज का जो रूटीन है वो एक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके का है, क्योंकि उसमें जो सुबह हमारी होती है 4:30 बजे, 4:30 बजे बिस्तर छोड़ना होता है, और उसके बाद फिर जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको करने के बाद 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज पीटी होनी होगी। पीटी करके आप वापस आएंगे, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद फिर आपको वेपन ट्रेनिंग है, टैक्टिक्स ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स ये ट्रेनिंग चलती हैं। आप लंच करेंगे, उसके बाद आप फिर सो जाएंगे। आधा घंटे 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, उसके बाद 4 बजे से आपके गेम शुरू हो जाएंगे। 1 घंटे आपने शाम को खेलना ही खेलना है। उसके बाद फिर आपको जो एक होता है गिनती की कार्रवाई होती है, यानी आप रोल कॉल बोलते हैं फौज में, रोल कॉल है ना। उसमें पूरे 24 घंटे के आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, आपको कहाँ किस जगह किस संसाधन के साथ में ड्यूटी जाना है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद नाइट ड्यूटी होगी, उसके बस इस तरह से जो है एक रोटेशन बन गया, और यह रूटीन जीवन को एक अलग दिशा दे देता है, अलग मोड़ ला देता है। और आप जो है आज जो रिटायरमेंट होने वाले फौजियों को अगर आपने देखा भी होगा तो उसका रूटीन वही रहेगा, वही सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएगा। जो आपने बात की, मैं भी उत्तराखंड से हूँ और वहाँ के लिए तो कहा ही जाता है कि हर फैमिली से एक फौजी निकलता है। तो मेरे चाचा भी फौज में थे, अब वो ही इज़ अबव 60, एंड अभी भी उनका रूटीन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। वो हमको भी डांटते रहते हैं कि जल्दी उठा करो, सफाई करो, ये करो, वो करो। तो आप वो चीज़ सही बोल रहे हो कि अगर एक फौजी रिटायर हो गया उसके बाद भी रूटीन उनका वही रहता है। वैसे तो मतलब हमने आपकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत लोगों से सुनी है, बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, पर अब जब मैं आपसे आज मिला हूँ तो टाइगर हिल की जो स्टोरी है एक बार आपसे, आपके मुँह से जानना चाहूँगा कि वो क्या स्टोरी थी पर्सनली। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी, सबसे हाइट्स वाली पहाड़ी थी, जिसने पूरा द्रास सेक्टर को पूरा डोमिनेट किया था। तो फायर से भी, देखभाल से भी, और इतना स्ट्रेटेजिक जो है सामरिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि उसने नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर टू लेह वाला है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया था। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को चुना गया। उसमें घातक प्लेटून, उसका पुनर्गठन हुआ, उसमें कुछ नए पुराने जवानों का चयन हुआ, और सौभाग्य से मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची होने के कारण दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। फिर रात का सहारा लिया, अंधेरी रातों में हम चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर चलते थे। तो इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद
तीसरी रात टाइगर हिल टॉप के ऊपर हम चढ़ पाए। रास्ता भी कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान चढ़ पाए। ऊपर चढ़े, सामने दुश्मन के बंकर्स, हैंड टू हैंड फाइट हुई। उसमें 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने मार दिया। उसके बाद 5 घंटे हमारा फायरिंग चला। उस 5 घंटे में ऐसा लगा कि शायद 500 साल बीत गए। जब आपके ऊपर आर्टिलरी के बम गिर रहे हों, मोटर के बम गिरते हों और चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही हों, कोई आपके कान के पास से जा रही है, कोई सिर के पास से जा रही है, तो एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर लगता है। कैसे कब क्या होगा नहीं मालूम। और लोग बोलते हैं यार डर नहीं लग रहा था, लेकिन डर तब तक लगता है जब तक डर दूर होता है। अब सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि आपका कोई किसी से झगड़ा हुआ, वो उस तरफ खड़ा है, आप इस तरफ खड़े, डंडे उसके पास में, डंडे आपके पास में, उसके पास पत्थर है, आपके पास पत्थर है। आप देख करके डर रहे हैं यार इसने पत्थर फेंका तो सर फट जाएगा, कितना दर्द होगा। और जब वो पत्थर फेंक देगा, आकर के लग भी गया, लेकिन जब खून बहने लगेगा तब लगेगा यार पत्थर लगा क्या लगा। यानी वो लगने के बाद डर खत्म। तो जब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें धीरे धीरे डर वो समाप्त हो जाता है। 5 घंटे लड़े और 5 घंटों में मैंने अपने 6 साथियों को खोया है। जो अभी तक आप लोग ने ये फिल्मों में देखा है कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने तो उन पलों को जिया ही नहीं, देखा भी है। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से यहाँ से खून की धार बह रही थी। ठीक मेरे सामने वाला साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लग जाती है, इधर से पूरा सर निकलता है। बगल वाला साथी मेरा रूममेट था, उसको भी अचानक से सीने में गोलियां लगती हैं, उसका सर ये पूरा फट जाता है, सो जाता है। बम गिरता है एक साथी को, उसकी गर्दन कट जाती है। एक और बम गिरता है, उसके दोनों पैर दोनों हाथ कट जाते हैं। जब भी अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं ना, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक एक करके एक एक साथी शहीद होता चला जा रहा था। मैं भी जख्मी था, बेहोशी में अवस्था धीरे धीरे आने लगी थी, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। एक समय ऐसा आया कि उनको लगा कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है, तो उन्होंने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से जिंदा है कि नहीं जी है, क्योंकि यकीन करने के लिए गोलियां मारते हैं। फिर आकर के जब गोलियां मारने लगे तो मैं देख रहा हूँ कि जवानों की ऐसे बॉडियाँ उछलती थी ऊपर की तरफ। बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मुझे भी फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर यहाँ पे गोली मारी, नीचे मारी। तो लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया हमारे जवानों की बॉडियों में। बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां देते रहे। ये भी सब सहता रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठाओ। दोबारा से गोली मारने लगे, फिर हथियार उठाने लगे। तो तब मैंने एक मन मस्तिष्क के अंदर विश्वास पैदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों काट करके ले जाओ, उफ नहीं करूंगा और जिंदा भी रहूंगा। इतना भी विश्वास पैदा कर लिया था। फिर वो आए, उसने आकर के दोबारा से फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, रुक गया। इन आंखों से देख रहा हूं कि वो वापस मुड़ करके राइफल ऐसे करता सीने की तरफ। तब लगता है योगिंदर अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा
कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान दिया है उनको दुनिया तक पहुंचा सके। तभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। वो पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, वो सिक्के जाकर के गोली लगी को चिट हो गई। तब मुझे लगा यार मैं तो मर गया हूँ। लेकिन अगले ही पल एहसास हुआ जब वो पाकिस्तान का जवान दूसरे हथियार उठा करके वापस जा रहा होगा, उसका पैर टकराया, जिंदा हूं मैं। तब अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा, तो मरेगा भी नहीं। तो फिर मैंने ग्रेनेड से हमला किया, तो ग्रेनेड उसकी हुड के अंदर गिरा, तो यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा, तो वो गिर गया आकर के ऐसे। तो जो बाकी पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई। बस उनमें भागदड़ मच गई। मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ नहीं हिला। फिर हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानी मारे गए। फिर 4-5 मीटर तक खिसटता रेंगता फायर करता आगे गया और वहाँ से खदेड़ दिया। फिर वापस अपने साथियों तक आया, फिर लगा कि इनमें से कोई जिंदा होगा। देखा किसी का सर फटा हुआ था, किसी का फेफड़े निकले। बहुत देर रोया। ये 19 साल का लड़का डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था, लेकिन हताश और निराश नहीं था, विश्वास से परिपूर्ण था। तो आस्था थी कि नीचे जाना है और जाऊंगा। फिर कहते हैं कि जब अगर निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा हो तो परमात्मा भी साथ देता है। नीति और नियति अच्छी होनी चाहिए। तब फिर रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ। फिर ऐसे ही ऊपर से एकदम से आवाज़ आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे लुढ़क गया। 500 मीटर नीचे लुढ़क करके आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मेशन दिया, और फिर वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर को पूरी सूचना देने के बाद फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा पंखा चल रहा है। तब पता चला कि उसी रात को दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमारी सेना ने अटैक किया, बिना किसी कैजुअलिटी के। टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से दिल्ली रेफर किया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और फिर वापस भारतीय सेना में गया। सर इस पूरी कहानी से हमें एक चीज़ तो पक्की है कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, कि हम अगर मैंने सोच लिया तो ये करना है तो करना है, दृढ़ निश्चयी बनना, तो वो कोई इंसान अपने अंदर कैसे ला सकता है? देखिए, जब तक हम दृढ़ निश्चय, अभी आपने के लाइफ का अगर पर्पज होगा तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो जाएगा, एक दृढ़ संकल्पित आप हो जाए। और इसके लिए एक आपने जो ना स्पिरिचुअल से जोड़ना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो तो आपके अंदर कमिटमेंट आने लगते हैं, ठीक है। और जब कमिटमेंट आने लगते हैं तो आपके दृढ़ संकल्प होने लगते हैं, और फिर आप उस रास्ते की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। जिस तरह से आप एक कमिटमेंट करते हैं, यार मुझे इस पेपर में इतने नंबर लेके आने हैं, आप उस किताब को बार बार खंगालते हैं, कितनी बार लिखते हैं क्वेश्चनों को, ताकि वो एक परमानेंट मेमोरी में बैठ जाए। तो वैसे ही अपनी लाइफ को अगर जो है हमें कमिटमेंट करना है तो एक स्पिरिचुअलिटी से, एक गुरु से जुड़ना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट। तो आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अगर अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ, कि आप मतलब एक तो ये टाइगर हिल वाली स्टोरी बहुत बड़ा अपने आप में, परमात्मा की बात आपने की, तो बाकी और कोई स्टोरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस? कि जब आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, गुरु से जुड़ते हो, तो वो आपको कुछ एक वो देता है, मंत्र देगा या कुछ, बाकी तो ये सब मंत्र ही हैं, कि आपने उस शिद्दत के साथ में, विश्वास के साथ आप उन चीजों को रोज कर रहे हैं। जैसे आपका कुएं से पानी निकलते शायद आपने नहीं देखा है, नहीं, फिल्मों में देखा है। गांवों के अंदर कुआं होते थे, उसके ऊपर ऐसे होता था, और उसमें बेलन में रस्सी होती थी, है ना। तो वो रस्सी बहुत सॉफ्ट होती है और पत्थर बहुत हार्ड होता है, लेकिन बार बार रस्सी जब पत्थर पे चलती है तो पत्थर को काटती है, रस्सी नहीं कटती। ये जो भाव हैं हमारे,
सॉफ्ट हैं। एक भाव को बार बार अगर करते रहेंगे तो आपके अंदर एक अलग दृढ़ संकल्प या अलग एक थॉट्स बनते हुए चले, अलग एक सोच बनती चली जाएगी। किसी के प्रति आप नकारात्मक सोच रहे हो, रोज सोचते हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और किसी के बारे में आप बहुत ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भगवान है, आप उसके बारे में एक भाव दे रहे हो, भाव, तो वो एक जो है बहुत बड़ा आपका भगवान बन जाए, क्योंकि उसमें आपकी एक शक्ति चलेगी, एनर्जी ट्रेवल होगी। तो जितनी एनर्जी, जिस तरह की एनर्जी ट्रेवल होंगी, उसी तरह के आपके अंदर भाव जागृत होंगे और उसी तरह के थॉट्स बनेंगे, उसी तरह के आपका एटीट्यूड बनेगा। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में ना दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आर्मी से आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आज तक आपके करीब हो, और मतलब ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे करीब ना हो, सारे दोस्त मेरे करीब, ठीक है। और एक ये फौजी लाइफ और सिविल लाइफ दोनों मैं बराबर जी, ठीक है। 25 साल हो गए मुझे बाहर सिविल में लोगों के साथ में कनेक्ट हुए, स्कूल्स, कॉलेज। तो आप कि जब आपके संबंध, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ये भी हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर फौज में रिलेशनशिप एक दूसरे के अच्छे नहीं होते तो एक दूसरे के लिए जान नहीं देते। सिविल के अंदर वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इतनी दृढ़ता नहीं है, और यही कारण है कि सिविल और फौज दोनों में कार्यशैली में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि अपनी जो रिलेशनशिप है, चाहे मेरी माँ के साथ में, पिता के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में, या मेरे दोस्तों के साथ में, वो यार अटूट होना चाहिए। और जितना अटूट जो है आपके वो संबंध बनते, रिलेशनशिप बनती चली जाएगी, उतनी आपके अंदर दृढ़ता आती चली जाएगी, उतना आपके अंदर हौसला आता जाएगा, उतना वो उत्साह बनेगा, और उतने आप उस रिश्तों को निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने लगेंगे। योगेंद्र जी, अगर आपको किसी ऐतिहासिक हस्ती के साथ बैठ के लंच करने का, फिर डिनर करने का मौका मिले, तो वो कौन ऐतिहासिक? मैं तो सबके साथ कर ली हूँ, मतलब हिस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनका रोल रहा हो आज़ादी में, या फिर देखिए, मेरे लिए हर एक भारतवासी जो इस राष्ट्र के लिए सोचता है वो इम्पोर्टेंट है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, और सोचना ही नहीं, अपने कर्म भी करता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त। योगेंद्र जी, परमवीर चक्र से आप सम्मानित हैं, तो आप सबसे मतलब सही इंसान है टू गाइड यूथ। तो ऐसी एक एडवाइस जो आप यंग जनरेशन को देना चाहेंगे? तो मैं यंग जनरेशन को मैं हर बार यही कहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूँ कि देखिए, आप इस राष्ट्र, इस समाज और अपने माता पिता के अमूल्य रत्न हैं, और इस अमूल्य रत्न का ऐसा उपयोग होना चाहिए कि माँ बाप, आपका गांव, आपका समाज, आपका राष्ट्र आपके कर्मों से प्रफुल्लित हो, सुगंधित हो, और ये जो आपके जो कर्मों की जो प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाशवान हो। अब इसके लिए आपने बहुत छोटी छोटी चीजें करनी होंगी, और ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है यार। घर में है तो माता पिता से झूठ मत बोलिए, समाज में झूठ मत बोलिए। जब माता पिता से, समाज से झूठ नहीं बोलेंगे तो अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलेंगे, और दोस्तों से झूठ नहीं बोलेंगे तो अपने राष्ट्र से कभी झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये राष्ट्र ही एक व्यक्ति की सच में पहचान है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, और जब हमारे यूथ के राष्ट्र सर्वप्रथम होगा तो वो राष्ट्र को उन्नति और प्रगति की तरफ लेकर के जाएंगे, उसको सुपर पावर बनाने की तरफ काम करेंगे, उसको सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। बस यही है कि आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, और इसी से आपका जीवन, कार्य क्षेत्र, परिवार, सब कुछ सौम्य और सुंदर बन जाएगा।
सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस को मतलब किसी इंसान की सक्सेस ये है, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया, बहुत कुछ देखा है, तो आप एक सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आप अगर निस्वार्थता से कर्म करते चले जाते हैं तो सक्सेस वृक्ष के फल की तरह है कि जैसे आम का पेड़ धरती से खनिज, पानी बहुत सारे लेकर के, केयरिंग लोगों की लेकर के बड़ा होता है। बड़े होने के बाद उसमें फल लगते हैं। फल लगने के बाद आपने देखे होंगे झुक जाता है। तो सक्सेस का मतलब शालीनता, सौम्यता, सरलता, भावों में तरलता नहीं होना चाहिए। तो ये और ये चीजें आएंगी, आप कहेंगे इसमें आएगी सहनशीलता। आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत, अरे पत्थर भी मारेंगे, पत्थर उन्हीं को लगते हैं जिनमें फल लगते हैं। ठीक है, सक्सेस होगी तो बुराई भी होगी, लेकिन उस बुराई को सहन करने की क्षमता ये सक्सेस ही देती है। तो इस चीज सक्सेस इसी का नाम है। और फिर सक्सेस को अपने सर पे मत रखो, कदमों में रखो, कदमों में रखो और ठोकर मारते रहो। सक्सेस जितनी दूर जाती चली गई, जीवन में संघर्ष उतना बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिर उसको प्राप्त करने के लिए आपने संघर्ष करना होगा। सक्सेस एक महबूबा है, सक्सेस एक महबूबा है जिसको प्राप्त करने के लिए आज का नौजवान पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाता है, नहीं क्या क्या करता है। तो वो उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? वो संघर्ष करेगा। और जीवन में जब तक संघर्ष है, जीवन बड़ा सुगम और सरल है। जिस दिन संघर्ष खत्म, उस दिन जीवन खत्म। सर, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में उतारें तो हम सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं, हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं? देखिए, नीति से और नियम से, है ना, नीति और नियम से जो आपको कर्म मिला, कार्य मिला, उसको करना नहीं, उसको जीना है। जब हम कर्मों को जीते हैं तो वो पूजा होती है ना। और वो पूजा आपको एक शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। तो कर्म ही पूजा है। फौज में हमारी जो ना मैकेनिकल इंजीनियर जो कोर है, उसमें उसका ये कोड है, कर्म ही पूजा है। कर्म को हमेशा पूजा बनाओ। दूसरा, निस्वार्थ भाव, हमेशा निस्वार्थ भाव। तीसरा, धन्यवाद के पात्र बनो। ठीक है, आज उसने गाली दी है, धन्यवाद यार तेरा, शायद मुझे तूने गाली इसलिए दी है, मैं गलत जा रहा हूंगा, मुझे सही रास्ता दिखा दिया तूने। ठीक है, और भगवान को हमेशा थैंकफुल, इंसानों को थैंक्सफुल, जो आपको प्रेम दे रहा है, जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, उसको भी धन्यवाद। तो धन्यवाद से अपने जीवन को भरोगे। जीवन एक घड़ा है और इस घड़े में अपने कर्मों के द्वारा जिस तरह का पानी भरोगे, घड़े से लोग उसी तरह का पानी पिएंगे। तो आप अपने अंदर क्या भरना चाहते हैं, और जो भरा होता है वही बांटा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या बांटना है वो हम सबके ऊपर निर्भर है। ठीक है, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी इस बातचीत के लिए। आई एम श्योर हमारी जो दर्शक हैं वो इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैंने इस बातचीत से बहुत चीज़ सीखी है, और आपसे पर्सनली बात करना इज़ लाइक एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू।